प्रेसिडेंट ट्रंप ने जीतने के बाद तो ये साफ कहा है कि अब कोई जंग नहीं होगी। उनका मतलब ये था कि वो रशिया से जो युद्ध हो रहा है उसको भी रोकेंगे, और फिर उसके अलावा ये भी है कि वो जो गाजा में चल रहा है उसको भी बंद कराने का प्रयत्न करेंगे। अब देखना यह है कि क्या ऐसा संभव है, इसलिए कि बहुत सी चीजें प्रेसिडेंट चाहते हुए भी अमेरिका के वो कर नहीं पाता, क्योंकि इंटरेस्ट ग्रुप जो होते हैं, लॉबिंग जो होते हैं, वो नहीं होने देते। और हमने देखा है कि हमने आगे भी हम बात करेंगे कि अमेरिकन में जो जूइश लॉबी है या आर्मामेंट लॉबी है जो चाहती है कि युद्ध होता रहे, उसके असलहे बिकते रहें, फिर उसके अलावा बैंकिंग लॉबी है, ऑयल लॉबी है, और बहुत से इंटरेस्ट ग्रुप हैं। बहुत इसमें से बहुत से ऐसे हैं जो चाहते हैं कि युद्ध होता रहे और अमेरिका युद्ध ही के माध्यम से अपना वर्चस्व दोबारा से पूरे क्षेत्र में बना सकता है। इसके अलावा दूसरा चारा नहीं। और दूसरी बात ये कि अमेरिकन प्रेसिडेंट अमेरिका की पॉलिसी जो है वो इजराइल को आयरन क्लैड सिक्योरिटी, यानी पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है अमेरिका के ऊपर। और अगर इजराइल ईरान पे अटैक कर देता है तो अमेरिका के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा बल्कि उसको उसके अपनी इजराइल को बचाने के लिए, यानी उसको स्वयं युद्ध में आना पड़ेगा। ईरान क्योंकि ज्यादा शक्तिशाली है, इजराइल अकेला उससे नहीं निपट सकता, इसलिए अमेरिका ही नहीं बल्कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन सबको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इजराइल की मदद के लिए उतरना पड़ेगा। नमस्कार, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे अमेरिकन इलेक्शंस में। अब ऑफिशियली भी घोषित ही हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के दोबारा से प्रेसिडेंट बनेंगे। ये अब देखना यह है कि वो उन्होंने वादे तो बहुत से किए हैं और उनका सबसे इम्पोर्टेंट वादा जो है वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी मागा कैंपेन जिसे वो कहते हैं। अब देखना यह है कि अगले 4 साल में क्या वो अमेरिका को दोबारा से ग्रेट बना देंगे, ये देखने की बात है। उनका मानना यह है कि अमेरिका ग्रेट नहीं है, पूरी दुनिया मानती है कि अमेरिका सबसे दुनिया का शक्तिशाली देश है, इकोनॉमिकली भी और मिलिट्रली भी। अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड भी बनता है तो भी अमेरिका नंबर 1 ही रहेगा, मगर वो कहते हैं कि नहीं, हमें दोबारा से बनाना है। मेरा ख्याल ये है कि उनका मानना यह है कि जिस प्रकार से मल्टीपोलर वर्ल्ड इमर्ज हो रहा है उसको वो रोकने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये बात तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जो इस समय अभी प्रेसिडेंट हैं, वो भी यही काम कर रहे थे, वो भी यही बातें कर रहे थे, वो भी यही कोशिश कर, लेकिन इनका मानना यह है कि बहुत सख्ती के साथ वो उसको अमल में लाएंगे, कोशिश करेंगे करने की। अब देखना यह है कि आई वो कामयाब होते हैं। उसकी वजह यह है, ये सच है कि अमेरिका सबसे पावरफुल, मगर दूसरे डेवलपिंग नेशन वो भी बहुत पावरफुल होते हैं। इंडिया, रशिया, चाइना, फिर उसके बाद ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इस तरह की बहुत सी कंट्रीज हैं जो ग्लोबल साउथ या डेवलपिंग वर्ल्ड में है, कि जो बहुत सक्षम हो चुकी हैं और जिनकी इकोनॉमी कई ट्रिलियन हो गई है। भारत की 4 ट्रिलियन और आने वाले समय में 6 और 8 इस तरह से बढ़ रही है। तो या रशिया के पास जिस तरह की टेक्नोलॉजीज और जो रिसोर्सेज हैं उसके पास, उसको कंटेन करना संभव होगा, या फिर उसके अलावा ये कि चाइना भी एक बड़ी शक्ति के रूप में इमर्ज हो गया है, हालांकि उसकी इकोनॉमी की पीक हो गई है, अब उसका डिक्लाइन ही है, शुरू हो चुका है इकोनॉमी का, रिकवरी भी मुश्किल लग रही है। बहरहाल ये एक अलग सब्जेक्ट है। दूसरी बात यह है कि ईरान अपने क्षेत्र में एक बहुत बड़ा शक्तिशाली देश है, तो सऊदी अरेबिया दूसरी तरफ काफी बड़ा है, पावरफुल भी है, उसके पास इकोनॉमिकली एंड रिसोर्सेज भी बहुत हैं सऊदीज के पास। तो क्या इन देशों को कैसे कंटेन करें, कहना आसान है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन 4 साल से कोशिश कर रहे थे। देखिए, डिप्लोमेसी यानी कूटनीति के माध्यम से वो नहीं हो सकता, तो बचा ये वॉर।
वॉर तो चल ही रही है 1 साल से पश्चिम एशिया में, और इतने लंबे समय से हो गया है रशिया और यूक्रेन की वार को, जो दोनों खत्म होने का नाम नहीं लेते। और ह्यूज कितना सपोर्ट अमेरिका को यूक्रेन को इकोनॉमिकली मिलिट्रीली करना पड़ रहा है, और फिर उसके बाद इजराइल को भी इसी तरह से सपोर्ट करना पड़ रहा। फिर दूसरी बात ये कि अब प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है बनेंगे तो उनको ईरान से काफी उनकी पुरानी रंजिश या दुश्मनी समझ लीजिए है। वो ये पहले भी सैंक्शंस लगा चुके हैं, और फिर उसके बाद सैंक्शंस अब तो फेल हो गए, मोदी ने लगाए थे। तो अब ये है कि और नेक्स्ट स्टेप इसका ये होता है रेजिम चेंज। जैसे कि इराक में प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर ने डिक्लेयर किया था कि सैंक्शंस फेल हो गए हैं, रिजीम चेंज करनी पड़ेगी, और वो वही हुआ। रिजीम तो बदल दी, लेकिन प्रो अमेरिकन रिजीम आज तक ना बना पाए। तो ईरान को रोकना क्या उनके लिए संभव हो पाएगा? वहां पे रिजीम चेंज पॉसिबल होगी? ये बहुत से सवाल हैं जो आने वाला समय बताएगा। और मुझे लगता उन्होंने ये भी कहा है कि वो इजराइल को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, यानी कोई रियायत किसी किस्म की नहीं देंगे। जैसे कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो थे खुल के इजराइल को सपोर्ट करते थे, मगर साथ में वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की भी बात करते थे। शायद प्रेसिडेंट ट्रम्प इसको भी बात न करें इस तरह की। अब ये है कि दूसरी बात ये भी है कि जो अमेरिका को दोबारा से शक्तिशाली या दोबारा से जो उनका कहना यह है कि ग्रेट बनाना है, पावरफुल बनाना है, बड़ा बनाना है, वो उसको एक प्रॉब्लम जो आ रही है वो ब्रिक्स से भी आ रही है। ब्रिक्स का जो संगठन हुआ उसका मूल पर्पज ये है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड का बनाना, और मल्टीपोलर वर्ल्ड को बनाना, और फिर साउथ साउथ कॉपरेशन, यानी ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, जो डेवलपिंग नेशन है या अंडर डेवलप्ड नेशन है, वो आपस में ट्रेड करेंगे, आपस में उनका ट्रेड चलेगा और लोकल करेंसी में चलेगा। अगर ऐसा होता है तो डॉलर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। ये मूवमेंट जो था ब्रिक्स का काफी समय से था, लेकिन काफी वीक था। लेकिन रशियन वॉर के बाद से हम देख रहे हैं, खासतौर से जब से रशिया के जो ऊपर सैंक्शंस लगाए गए और उसकी जो संपत्ति थी अमेरिका के अंदर या यूरोप में, उसको जिस तरह से कन्फिस्केट कर लिया गया, और फिर उसको देखते हुए बाकी भी देश डर गए हैं कि जो जिनका पैसा वहां पे है अमेरिका के अंदर इन्वेस्टेड है, उन सबको काफी चिंता। और एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ दिनों के अंदर सऊदी अरेबिया ने इस इलेक्शन घोषित होने से पहले ही अपना सारा फंड जो उन्हीं ने अमेरिकन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया था वो विड्रॉ। तो लगा कि शायद ट्रम्प इलेक्शन जीत जाएंगे, ट्रम्प से उनके अच्छे संबंध है, ट्रम्प प्रेशर डालेंगे, तो उससे पहले ही उन्होंने कर। इसके अलावा और बहुत से स्टेप्स लिए हैं उन्होंने पिछले कुछ दिन। तो ये चीजें जो हैं ये बहुत मुश्किल है इसको। क्या इंडिया अपनी भारतवर्ष अपनी पॉलिसी बदल देगा? भारतवर्ष की जो पॉलिसी है वो अपने हित में काम करने की है, वो रशिया के साथ जिसके पुराने संबंध है वो रशिया को नहीं छोड़ेगा। फिर उसके बाद ये भी है कि वो जो है इस तरह से बहुत से और भी देश हैं, रशिया चाइना को कंटेन करना भी मुश्किल है इनके लिए, और बगैर कंटेन करे, बगैर करे हुए ये जो है इनके जो लक्ष्य है वो पूरे हो नहीं सकते। इसलिए ये सभी देश अपने अपने क्षेत्र में इनका बहुत इन्फ्लुएंस है। और ये भी है कि ये दोबारा से इनका मानना ये है कि ये जो पूरा क्षेत्र है पश्चिम एशिया का, ये उनका स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जिसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। और इसके ऊपर वो वहां पे न रशिया को आने देंगे, न चाइना या किसी तीसरी कंट्री को वहां पे जो कि अमेरिकन से जिसके संबंध नहीं है उसको वो वहां पे आने भी नहीं देंगे। ये बहुत मुश्किल है बात करना, इसलिए कि अब रशिया, चाइना, इंडिया, इनका ये लगातार इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है इस पूरे क्षेत्र में।
उसके कई कारण हैं। इंडिया और जापान साउथ कोरिया का इस कारणवश बढ़ रहा है कि ये तेल के बड़े खरीदार हैं इस रीजन से, और देशों की पॉलिसी रही है जहाँ तेल बेचते हैं वहां पे ये इन्वेस्ट भी करते हैं, और इन देशों में इन्वेस्ट करने से उनको लगता है कि फायदा ज्यादा होगा। अमेरिका में इकोनॉमी जो है वो काफी स्लो हो चुकी है, वहां पे का फायदा नहीं। तो ये जो है ये कहना आसान है, करना इसको बहुत मुश्किल होगा। इसलिए कि दूसरी बात ये कि उन्हीं ने कहा है कि वो रशिया के साथ जो युद्ध चल रहा है उसमें वो चाहेंगे कि युद्ध समाप्त हो जाए, ताकि वो पूरी तरीके से पश्चिम एशिया में यानी ईरान इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उसकी तरफ कंसंट्रेट करें। लेकिन क्या ये संभव है? यूक्रेन को वहां की बाई पार्टीज है, अमेरिका की जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी सहमति है, सपोर्ट हासिल है, यानी कांग्रेस में भी और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उनकी ये जो पार्लियामेंट है इन दोनों में उसकी सपोर्ट है। फिर उसके अलावा ये है कि जूइश लॉबी बेइंतहा पावरफुल है, उसकी पूरी सपोर्ट इनको हासिल है। आर्मामेंट लॉबी जो कि सबसे पावरफुल मानी जाती है उसकी भी सपोर्ट इनको हासिल है। वो चाहती है कि दोनों तरफ वार चलता रहे ताकि उसके वेपन भी बिकते रहे। तो ये फिर और भी बहुत से इंटरेस्ट ग्रुप हैं जो चाहते हैं कि वार वहां पे चलती रहे, जारी रहे। तो क्या ये वो ग्रुप्स हैं जिन्होंने बड़ी संख्या में पैसा लगाया है इनके इलेक्शन में, और इनकी बहुत कंट्रोल है वहां के ऊपर मीडिया पे और दूसरी चीजों पे, और अगर ये उनकी बात नहीं सुनेंगे तो मैं समझता हूँ कि इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, इंटरनल प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो ये अमेरिका प्रेसिडेंट चुनता है, डिक्टेटर नहीं चुनता कि एक आदमी जो चीज चाहे कर ले, ऐसा नहीं कर सकते। अमेरिका का जो हित है और जो पॉलिसी है उसी को आपको आगे बढ़ाना है, कंटिन्यूएशन करना है, आगे बढ़ना। तो ये एक बड़ी समस्या। क्या ईरान के अलावा चाइना को भी ये कह रहे हैं कि हमने ये भी देखा है कि जब भी रिपब्लिकन जीतते हैं चाइना से उनकी ज्यादा बन जाए और ज्यादा, तो ये ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट पहले से तय है कि अमेरिकन फोर्सेस को पश्चिम एशिया से विड्रॉ करके यहाँ पे ताइवान और साउथ चाइना सी में डिप्लॉय करना, चाइना के बढ़ते हुए विस्तारवादी नीति को कंट्रोल करने के लिए। तो ये वहां पे जरूर लगा तो देंगे, लेकिन क्या चाइना कंटेन हो जाएगा इस तरीके से? मुझे नहीं लगता। चाइना अपने से कंटेन हो रहा है, अपने से इसकी इकोनॉमी में डिक्लाइन आ चुका है, और यह है कि फर्दर उससे डिप्लॉयमेंट से ही, लेकिन युद्ध के माध्यम से अगर ये सोच रहे हैं तो मुश्किल होगा, क्योंकि चाइना काफी स्ट्रांग है मिलिट्रीली भी। तो ये बहुत से सवाल हैं, क्या इनको हो जाए? देखिए, अमेरिकन इन्फ्लुएंस का जो डिक्लाइन हुआ है वो ये मानने पे तैयार, और इन लोगों का मानना ये है कि युद्ध के माध्यम से ही उसका दोबारा से वर्चस्व बनाया जा सकता, और युद्ध जो होता है उससे मसले हल नहीं होते। हम ये बराबर देख रहे हैं, वियतनाम में देखा, लाओस, कंबोडिया, इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, सीरिया, तमाम हमने देखा। हाँ, मेस जरूर क्रिएट हो गया, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ गई, डिस्टेबलाइज हो गई कंट्रीज, मगर ये है कि लक्ष्य जो था अमेरिका का वो पूरा नहीं हुआ। अब ये भी है कि दूसरी तरफ ये है कि असल में ये पश्चिम एशिया का मसला तो तेल से जुड़ा है। जब तक तेल है तब तक इजराइल को पूरी सपोर्ट इनकी रहेगी, जो लॉबी भी वहां पे पावरफुल रहेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा रोल इजराइल प्ले करता है इस पूरे क्षेत्र में। जो अमेरिका के दुश्मन होते हैं, एनिमी होते हैं, वो इजराइल के भी एनिमी बन जाते हैं, जैसे कि ईरान, हिजबुल्ला, हमास और दूसरे मिलिटेंट ग्रुप, इन सब के खिलाफ इजराइल युद्ध लड़ रहा है, जो अमेरिकन इंटरेस्ट के भी खिलाफ है इस देश। तो एक ही कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट है, इसीलिए अमेरिका उनको वेपन भी दे रहा है और सपोर्ट भी, इकोनॉमिक सपोर्ट भी उनको मुहैया कराता है। अब ये भी है कि
तेल के ऊपर वो चाहते हैं कि उनका ग्रेटर कंट्रोल बना रहे, जो मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूँ। यानी अमेरिकन ऑयल कंपनीज ही तेल में मेजर कंट्रोल इन कंपनीज का होना चाहिए और वही तय करेंगी मार्केट के हिसाब से कोटे को, जितना कोटा आना, कोटा बेस्ड होगा। यानी प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल और फिर उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन पे कंट्रोल और प्राइस के ऊपर, तीनों चीज का कंट्रोल जो होना चाहिए। ओपेक की कोटा बेस्ड सिस्टम चाहिए, बल्कि ये मार्केट के हिसाब से ये ऑयल कंपनी कितना तेल निकालता है। नहीं लगता कि सऊदी अरेबिया इस बात पे राजी होगा या ईरान कतर का। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है कि कितना प्रेशर डाले। और जहां तक तेल का सवाल है, अभी ट्रम्प साहब के प्रेसिडेंट डिक्लेयर होने से पहले ही सऊदी अरेबिया ने तेल के दाम कम करने शुरू कर दिए। अगर तेल के दाम कम हुए, रशियन तेल भी सस्ता मिल रहा है, तो एक बड़ी समस्या खड़ी जाएगी अमेरिका के अंदर शेल ऑयल कंपनीज को। ये शेल ऑयल कंपनीज जो हैं, ये तेल जो निकालती हैं, इनके निकालने की कॉस्ट, कीमत बहुत आती है, और अगर सस्ता हो जाता है तो फिर इनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है और ये फिर निकाल नहीं पाते। इससे पहले हमने देखा था जब ऑयल वॉर चल रही थी रशिया और सऊदी अरेबिया के बीच में, तो अमेरिका में जो शेल ऑयल कंपनीज हैं, ये इनकी प्राइस निगेटिव में चली गई थी। निगेटिव से मतलब ये होता है, ये पैसा दे रहे थे और ग्रुप कंपनीज को कि आप तेल खरीद के ले जाओ, तेल आप ले जाओ, उसके बदले में वो पैसा भी दे रहे थे। उसका कारण ये है कि अगर जो शेल ऑयल वेल्स होते हैं जो बनाए जाते हैं, फ्रैकिंग जहाँ पे होती है, अगर वो बंद हो जाते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, फिर दोबारा से उनको कोशिश करनी पड़ती है नए सिरे से, फिर काफी इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ता है। इसलिए वो सोच रहे थे कि शायद ये युद्ध जो है ऑयल वॉर का जो चल रहा है, प्राइस राइज का, जल्दी ही निपट जाएगा, इसलिए वो निगेटिव में बेच रहे थे, अब पैसा दे के अपना तेल। अब सऊदी अरेबिया ने दोबारा से तेल के दाम कम करने शुरू किए हैं, तो मुझे लगता है कि अमेरिकन ऑयल कंपनीज के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ईरान तो बाद में डिस्टर्ब करेगा, ये एक नई मुसीबत खड़ी होगी। अब देखना यह है कि ट्रम्प साहब कितना प्रेशर प्रेसिडेंट बने, लेकिन एक महीने में काफी इधर का उधर हो जाएगा, बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो हम ये देख रहे हैं, बजाय कंट्रोल के धीरे धीरे कंट्रोल उनका खत्म होता जा रहा है, और ये देखना है कि क्या आने वाले 4 साल में वो दोबारा से अपना कंट्रोल तेल के ऊपर और गैस के ऊपर और मिनरल्स के ऊपर इस क्षेत्र के पश्चिम एशिया के बना पाए। ऐसा मुश्किल नहीं लगता। फिर यह है कि युद्ध तो लगता है कि पश्चिम एशिया में भी चलता रहेगा, और फिर उसके अलावा जो रशिया और वहाँ का युद्ध है वो भी चलता हुआ खत्म होता हुआ मुझको नहीं लगता। अब ये है कि ये देखना ये है कि किस तरीके से आने वाले समय में ट्रम्प साहब डील करते हैं इन इश्यूज को लेके। माइग्रेशन का जहां तक सवाल है, हाँ, ये लाखों लोगों को वहां से एक्सपेल जरूर कर सकते हैं, लेकिन उससे दूसरी समस्या भी वहां खड़ी हो जाएगी। रेसिज्म भी वहां लगातार बढ़ता जा रहा है। इकोनॉमी का है कि इकोनॉमी तो थोड़ी सुधार हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि गरीब जो है वो गरीब बना हुआ है और अमीर काफी अमीर होता जा रहा है। प्राइसेस जो है एसेंशियल कमोडिटीज की, वो बढ़ नहीं रही है, लेकिन कम भी नहीं हो रही है। इनकम भी लोगों की नहीं बढ़ रही है, तो इस वजह से समस्या जटिल है वहां की, जिसका कि समाधान पाना आसान नहीं है। और ये है कि इंटरनल क्राइसिस, अंदरूनी झगड़े आपस में बढ़ते हुए नजर आते हैं लेफ्ट एंड राइट फोर्सेस के अंदर, ये दोनों है। और राइटिस्ट फोर्सेस काफी सक्रिय होते चले जा रहे हैं, फार राइट ग्रुप्स के मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, ये ट्रम्प की जीतने से रेसिज्म और फैलेगी, नॉन वाइट्स है अफ्रीकन के अलावा भारतीय मूल के लोग हैं, या अरब अमेरिकन हैं, लैटिनोज हैं, और बहुत सी कम्युनिटीज हैं जो वहाँ पे रह रही हैं।
उनके लिए समस्या भी बढ़ सकती है। आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। हम जल्दी एक नया एपिसोड लेके आएंगे आपके सामने। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में भी इसको भेजिए। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिए। आपका बहुत धन्यवाद।